शमशेर ने अपने आदमियों से गाड़ी निकालने के लिए कहा। वो लोग हवेली के लिए निकल गए। शमशेर हवेली पहुंचा और सीधा अंदर आ गया। बाबूजी हॉल में ही बैठे थे। वो उनके सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, का बात है बाबूजी, आप हमको इतना जल्दी में काहे बुलाएं? उसकी आंखें बता रही थी कि वो अब भी नशे में है। बाबूजी एकटक उसे देखते रहे और थोड़ा शक्ति से बोले, सुबह सुबह ही पी कर आ गए। अगर यही हाल रहा तो कैसे संभालोगे हमारी जिम्मेदारी? जाओ, जाकर पहले नहा लो, फिर बात करेंगे। वो उठकर जाने लगा तो बाबूजी ने टोकते हुए कहा, सुनो, कल के लिए तैयार रहना। कलेक्टर ने हमारे और योगेंद्र सिंह ठाकुर के बीच समझौता करने खातिर बुलाया है। शमशेर कुछ कहता इससे पहले बाबूजी ने उसे हाथों से इशारा कर अपने कमरे में जाने के लिए कहा। ठाकुर साहब की हवेली इधर। बड़े ठाकुर ने वेद को कलेक्टर के साथ हुई सारी बात बताई तो वह गुस्से से उठते हुए बोला, कैसी बातें कर रहे हैं पापा, आपने उनकी बात मान ली। इन सब का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। वो सब लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे और आपको क्या लगता है आप वहाँ जाएंगे, उन्हें आराम से समझाएंगे तो क्या वो लोग आपकी बात मान लेंगे? उसकी बात पर बड़े ठाकुर ने कहा, हमको भी मालूम है ये सब का कोनो नतीजा नहीं निकलेगा। तो फिर वहाँ जाने का क्या मतलब है पापा? वेद ने कहा। बड़े ठाकुर उठकर उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, हम तो वहाँ ही खातिर जा रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली से 2 बड़े अफसर आ रहे हैं। अगर हम वहाँ नहीं गए तो वो विशंभर सिंह की बात का फायदा उठाकर हमारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करेगा और वो को ऐसा करने का मौका नहीं देना चाहते। ई खातिर हम फैसला किए हैं कि हम कल सुबह वहाँ जाएंगे और तुम भी हमरे साथ चलोगे। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। ये बोलकर वेद उनके कमरे से निकल गया। अगली सुबह कलेक्टर के ऑफिस के बाहर ही मीटिंग रखी गई थी। दिल्ली से 2 बड़े अफसर भी आए हुए थे। आखिरकार मामला इतना पेचीदा जो था। विशंभर सिंह ठाकुर और योगेंद्र सिंह की दुश्मनी की चर्चा पूरे पटना शहर में थी। लेकिन इन सियासतदारों की बीच की जंग में अक्सर आम जनता बलि चढ़ जाती। दिन दहाड़े गोलियां चलती, किसी का भी कत्ल कर दिया जाता। कानून व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ चुकी थी। इस दबंगई कार्रवाई का शोर दिल्ली तक पहुंच चुका था, इसलिए कलेक्टर की सिफारिश पर 2 मुख्य अफसरों को वहां भेजा गया था ताकि बातचीत द्वारा समाधान निकाला जा सके। कलेक्टर ऑफिस के बाहर कुछ कुर्सियां लगाई गई थी। कलेक्टर साहब के साथ बाकी के अफसर भी वहीं बैठे हुए थे। उनकी एक और विशंभर सिंह बैठे थे। उनके पीछे उनका छोटा बेटा शमशेर सिंह खड़ा था। बाकी उनके आदमी हाथ में बंदूक लिए थोड़ी दूरी पर खड़े थे। वही उनकी दूसरी ओर की कुर्सी अभी खाली थी क्योंकि बड़े ठाकुर अभी आए नहीं थे। इस पर विशंभर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, लो कर लो बात, लगता है बड़े ठाकुर को समय की कीमत नहीं मालूम। सुना है वक्त के बड़े पाबंद है, फिर इतना समय कहाँ लग गया? कहीं ऐसा तो नहीं खातिर डर गए हों कि समझौता निभा पाएंगे भी या नहीं? उनकी बात पर उसके आदमी हंसने लगे। तभी उन्हें आती हुई गाड़ियों की आवाज दी। उन सब ने गर्दन घुमाकर देखा तो हवा से बातें करती हुई 3 से 4 गाड़ियां एक कतार में आकर रुकी। सबसे आगे जीप थी जिसमें वेद बैठा हुआ था। दूसरी गाड़ी में योगेंद्र सिंह ठाकुर बैठे हुए थे और बाकी गाड़ियों में उनके आदमी हथियारों के साथ थे। बड़े ठाकुर बाहर आए और उनके पीछे वेद था। उन्होंने अपने आदमियों को वहीं रुकने का इशारा किया। बड़े ठाकुर ने अफसरों का अभिवादन किया तो उन्होंने भी उनके सम्मान में हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिएगा कलेक्टर साहब, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। बड़े ठाकुर ने अपनी जगह पर बैठते हुए आगे कहा, दरअसल बात यह है कि हम यहाँ के विधायक हैं। पूरे पटना शहर की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। औरों की तरह हम खाली थोड़ी ही बैठे हैं। ये बात बड़े ठाकुर ने सामने बैठे विशंभर सिंह की ओर देखकर कहा। वो उनकी बात सुन आग बबूला हो उठा। उसने इसे अपना अपमान समझा और गुस्से से बोला, तो आपका कहना है कि हम निठल्ले बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है? ये कहने वाली कौन सी बात है? ये तो सबको। वेद के पास खड़े मुरली ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जिस पर उनके आदमी ठहाके लगाकर हंसने लगे। यह मजाक शमशेर से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह मुरली को उंगली दिखाते हुए बोला, अपनी जुबान बंद रखो वरना अगली बार से बोलने के लायक नहीं रहोगे। विशंभर सिंह ने शमशेर को चुप रहने के लिए कहा और कलेक्टर से बोले,
देखिए कलेक्टर साहब, हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, सीधे सीधे मुद्दे पर आइए। सबको शांत कराकर कलेक्टर ने कहना शुरू किया, आप लोग प्लीज शांति से काम लीजिए। ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है। देखिए, पूरा प्रशासन चाहता है कि आप लोग अपनी दुश्मनी में आम जनता को तकलीफ न दें। ऊपर से आदेश आ चुके हैं, वरना आप लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बैठाई जा सकती है। आपका मतलब क्या है कलेक्टर साहब? ये खून खराबा सबके जिम्मेदार हम हैं नहीं। कुर्सी पर तो ये विराजमान है और सत्ता इनके हाथों में है। पाप ये करते हैं और इल्जाम हम लोगों पर लगाते हैं। हम अच्छे से जानते हैं ये सब इन ठाकुरों की चाल है, विशंभर सिंह ने कहा। तो उनका बेटा शमशेर आगे बोला, हम तो पहले ही बोले थे बाबूजी, इन लोगों की जात ही ऐसी है। सारा कुकर्म ये लोग करते हैं और इल्जाम हम लोगों के सिर पर डालते हैं। वीर, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, गुस्से से बोला, अपनी जुबान बंद रखो, बहुत ज्यादा बोल लिए तुम। अब एक और लफ्ज निकाला तो इतनी गोलियां अंदर डालेंगे कि आगे बोलने लायक नहीं बचोगे। उसके इतना कहते ही शमशेर अपनी रिवॉल्वर निकाल वेद के सामने खड़ा हो गया। बस और क्या था, आग तो पहले ही लग चुकी थी। शमशेर की इस हरकत ने उसमें घी डालने का काम कर दिया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के सामने बंदूक ताने खड़े हो गए। शमशेर वेद के सामने रिवॉल्वर ताने खड़ा था। वेद उसकी आंखों में देख गुस्से से बोला, रिवॉल्वर चलाने के लिए होती है, दिखाने के लिए नहीं। अगर हिम्मत है तो चला गोली। शमशेर ने ट्रिगर पर उंगली रखी ही थी कि तभी कलेक्टर के आदेश पर इंस्पेक्टर ने हवा में फायरिंग कर दी। बाकी पुलिस वालों ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा, आप सब अपने अपने हथियार नीचे कर लीजिए। कलेक्टर को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसी नौबत आ सकती है, इसलिए उन्होंने पुलिस की एक टीम पहले से ही तैयार रखी थी। बड़े ठाकुर ने अपने आदमियों से हथियार नीचे करने के लिए कह दिया। विशंभर सिंह ने शमशेर से हथियार नीचे करने को कहा तो वह गुस्से से बोला, नहीं बाबूजी, आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम बोले न तुमको हथियार नीचे करो। विशंभर सिंह ने थोड़ी सख्ती से कहा। शमशेर ने अपनी रिवॉल्वर नीचे कर ली और वेद से बोला, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी जो बच गए। साथ ही उनके आदमियों ने भी हथियार नीचे किए। विशंभर सिंह ने कलेक्टर की ओर देखकर कहा, आप यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाए थे, हम जा रहे हैं। उसने बड़े ठाकुर की ओर देखकर कहा, यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा ठाकुर साहब। ये कहकर विशंभर सिंह अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल गया। जाते जाते शमशेर उन्हें घूरती नजरों से देखे जा रहा था, जिस पर मुरली ने धीरे से कहा, आंखें तो ऐसे दिखा रहा है भैया जी, जैसे हम उसकी घरवाली हो और इसकी आंखों से अभी डर जाएंगे। जाने दीजिए साहब, ये लोग शांति में विश्वास नहीं रखते और न ही इनको प्यार की भाषा समझ में आती है। उनका है न, सत्ता में आने का इनका सपना अधूरा रहा, ई खातिर दिमाग तनिक घूम गया है। अच्छा तो आज्ञा दीजिए, कोनो जरूरत हो तो बताइएगा। ये बोल बड़े ठाकुर उठे और अपने आदमियों के साथ निकल गए। इस प्रकार यह संधि वार्ता असफल रही। अब न जाने आगे कौन सा नया तूफान आने वाला है। आपकी मुलाकात इस कहानी के नायक से तो हो चुकी है, अब वक्त आ गया है इस कहानी की नायिका से मिलने का। अब तक आपने जाना कि योगेंद्र सिंह ठाकुर और विशंभर सिंह के परिवार के बीच गहरी दुश्मनी है, जिसकी वजह से इस शहर के लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। कलेक्टर के द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद भी शांति की कोशिश नाकामयाब रही। अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन पटना रेलवे स्टेशन, सुबह 7:40 का समय हो रहा था। प्लेटफॉर्म पर संघमित्रा एक्सप्रेस आकर रुकी। ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म पर लोगों का जमावड़ा सा लग गया। काफी शोर भरा माहौल था आसपास। एक लड़की दरवाजे के पास रास्ता रोके खड़ी थी। पहले वो अपनी नजरें इधर उधर करती, फिर अपना एक पैर नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ाती, लेकिन अगले ही पल वो अपने पैर वापस खींच लेती। वह बार बार इन्हीं चीजों को दोहरा रही थी और उसके पीछे खड़े लोग उसकी इस हरकत से परेशान हुए जा रहे थे। तभी पीछे से एक आदमी बोला, अरे बहन जी,
थोड़ा जल्दी कीजिए, अगर आपको नहीं उतरना है तो साइड हो जाए ताकि बाकी लोग तो उतर सकें। आपके चक्कर में हमें भी देर हो रही है। उस लड़की ने उसे घूरती आंखों से देखकर कहा, अगर ज्यादा बोला तो यहीं से तुझे धक्का दे दूंगी, इसलिए चुपचाप से मुंह बंद रख अपना। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का, उतर रही हूँ मैं, मुझे कंसंट्रेट करने दो, इसलिए जब तक मैं उतर न जाऊँ एक शब्द मुंह से मत निकालना। तभी नीचे खड़े एक आदमी ने कहा, अरे बेटा, उसे क्यों डांट रही हो, ट्रेन रुक चुकी है, सब लोग नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हैं, तुम कोशिश तो करो, नहीं गिरोगी, मैं हूँ ना नीचे, अगर गिर गई तो। उस लड़की ने डरते हुए कहा, तारांकन तारांकन, अगर तुम गिर गई तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, मेरी 1 से 3 बेटियां हो जाएंगी, बाय 1 गेट 2 फ्री की तरह। उस आदमी ने मजाक करते हुए कहा, डैड, बहुत बुरा जोक था ये। उस लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने कोशिश की और काफी मशक्कत के बाद वह नीचे उतरने में कामयाब हो गई। नीचे आने के बाद वह खुशी से जाकर अपने डैड के गले लग गई और बोली, थैंक गॉड डैड, मैं बच गई, आप बेकार में ही परेशान हो रहे थे। हाँ बेटा, बाप हूँ ना, परेशान तो होऊंगा ही। उस आदमी ने कहा, ये है शंकर व्यास, जो कि एक सिविल इंजीनियर हैं। ये बेंगलोर में रहते थे, वहाँ से पटना ट्रांसफर होने के बाद ये अपने परिवार के साथ यहाँ चले आए। इनके साथ इनकी छोटी बेटी सपना व्यास है, जिसे हाइट फोबिया है। अक्सर ऊंचाई वाली जगह या ट्रेन वगैरह से उतरने में उसे परेशानी होती है। उसे इस तरह खुश देखकर सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, दोनों बाप बेटी खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे इसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, न जाने इसका ये डर कब जाएगा। ये थी पार्वती व्यास, सपना की मम्मी। सपना ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा, मम्मी आप अकेली हैं, दी कहाँ है? मुझे तो लगा वह तुम लोगों के साथ हैं। अब मैं अकेली औरत किस किस को संभालूं? तुम बाप बेटियों को या इन सामानों को जिन्हें आप लोग मेरे भरोसे छोड़कर आ गए। पार्वती जी यह कहते हुए सामानों को एक जगह समेटने लगी। स्टेशन पर एक दुकानदार फलों की दुकान लगाए हुए था। ट्रेन जैसे ही रुकती, उसके पास ग्राहकों की लाइन लग जाती और धीरे धीरे भीड़ एकदम से कम हो जाती। तभी उसके पास एक औरत आकर पूछती है, भैया ये सेब कैसे दिए? 120 रुपये किलो, दुकानदार ने जवाब दिया। दाम ज्यादा नहीं बता रहे हैं आप, थोड़ा कम करो, औरत ने कहा। तो दुकानदार बोला, देखिए बहन जी, हमारे यहाँ तो फिक्स रेट है, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा, लेना है तो बोलिए। हमारे पास तो सेब कश्मीर से आता है, वो भी एकदम बढ़िया क्वालिटी का। विश्वास न हो तो खा के देख लो। ठीक है, जरा 1 किलो तोल दो। औरत उस दुकानदार से सेब तोलने का कहकर पर्स में से पैसे निकालने लगी। तभी उसका नोट नीचे गिर गया। नोट उठाने के लिए वह नीचे झुकी, तभी उसे एक जोरदार चांटे की आवाज सुनाई दी। वो उठी तो देखा दुकानदार अपने गाल पर हाथ रखे भौचक्का खड़ा है, जैसे कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जिसने जीन्स और कुर्ता पहन रखा था। गोरा रंग, कजरारी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, कमर तक लहराते बाल और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। देखने से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस लड़की ने ही उसे मारा होगा। दुकानदार के पास खड़ी वह औरत मन ही मन सोचती रही, इस लड़की ने दुकानदार को काहे मारा? इतने में वहाँ काफी भीड़ जमा हो गई। वो दुकानदार गुस्से से बोला, कौन हो तुम और हमको काहे मारा? अब ये भी हमें बताना पड़ेगा कि हमने तुमको क्यों मारा। ये जो तुमने हरकत की है न, उसके लिए तो एक चांटा भी कम है। उस लड़की ने आगे कहा, ग्राहक तो भगवान का रूप होता है न, और तुम उन्हीं के साथ धोखेबाजी कर रहे हो। उस लड़की की बात सुनकर वह आदमी सकपका गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, का मतलब है तुम्हारा? कैसन धोखेबाजी? हम कोनो धोखेबाजी नहीं किए हैं मैडम, हम पर कोनो झूठा इल्जाम मत लगाओ। उस लड़की ने उस औरत की ओर देखकर कहा,
जब आप अपने पैसे उठाने के लिए नीचे झुकी, तब इसने आपके लिए तोले गए फलों में से कुछ सेब निकालकर वापस रख दिए। अब बताइए, क्या ये धोखेबाजी नहीं हुई? वो अपनी बात कह ही रही थी कि दुकानदार बोला, ई का बकवास कर रही हो मैडम, हम ऐसा कुछ हो नहीं किए हैं। उस लड़की ने आंखें दिखाते हुए कहा, तो तुमने कोई धोखेबाजी नहीं की। ठीक है, ये सेब तुम अभी सबके सामने तोलो, तब सब साबित हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। आखिर क्या हासिल कर लोगे धोखे से कमाकर? कहाँ ले जाओगे इतना पैसा? याद रखो, ना तो कफन में जेब होती है, ना ही कब्र में तिजोरी। सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप कुछ भी बोले जा रही हैं मैडम, हम काहे आपकी बात माने? दुकानदार बोला। वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन लड़की भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने सख्ती से उस आदमी से कहा, बेहतर होगा कि अपनी गलती मान लो, वरना कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर दूंगी। सजा तो मिलेगी ही, और ऊपर से जो फाइन भरना पड़ेगा वो अलग। जितना कमाया नहीं, उससे ज्यादा तो गंवा दोगे। दुकानदार उस लड़की की बात सुनकर डर गया। धोखेबाजी तो उसने की थी। अगर उसने सबके सामने फल तौला तो सच उजागर हो जाएगा, और वहाँ खड़ी भीड़ गुस्से में उसे पीट भी सकती है। ऊपर से पुलिस, थाना और कोर्ट की धमकी। बाप रे, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। उसने बहस करना ठीक नहीं समझा और अपनी गलती मानते हुए बोला, हमको माफ कर दो मैडम जी, हमसे गलती हो गई, अब कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। झूठ के 4 रुपयों से अच्छा मेहनत का 2 पैसा है। अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। उसने उस औरत से भी माफी मांगी। जब वो उसे पैसे देने लगी तो दुकानदार ने हाथ जोड़ते हुए इनकार किया, नहीं बहन जी, हम पैसे नहीं लेंगे, ये हमारी गलती का प्रायश्चित है, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। उस औरत ने जबरदस्ती उसके हाथ में पैसे थमाते हुए कहा, रख लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, और तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली, वही सबसे बड़ी बात है। उस दुकानदार ने औरत से माफी मांगी और पैसे लेने से इनकार करता रहा, मगर उस औरत ने फिर से पैसे देते हुए कहा, रख लो, ये तुम्हारी मेहनत के हैं, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही बहुत बड़ी बात है।